सर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर वाला चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आता है ना? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर चार्ज, बिल्कुल ठीक है, चार्ज में आता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, तो वो भी चार्ज में आता है। लोन अगर है तो चार्ज में आएगा। नहीं सर, किसी किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट से ये चीज है। क्वेश्चन नंबर बताइए, कौन से क्वेश्चन नंबर में आपको कन्फ्यूज़न है? सर क्वेश्चन नहीं पता, बट ऐसा कहीं कहीं बना है तो फिर देखो, मेरे अगर मन में क्वेश्चन आया तो। देखिए, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को। तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा एक और मिनट, पीएल पार्टनर है, फर्म है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। एप्रोप्रिएशन। आपको ये ध्यान देना है कि लोन किसने किसको दिया है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट वो जो है वो फर्म पे करेगी पार्टनर को। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म ने इंटरेस्ट पार्टनर को दिया। फर्म के लिए क्या है, फर्म दे रही है, फर्म इज़ पेइंग समथिंग, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। पी एंड एल अकाउंट के ये डेबिट साइड में आएगा। इसी को अगर हम पूरा का पूरा उल्टा कर दें, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो पार्टनर विल पे इंटरेस्ट टू द फर्म। फर्म के लिए ये इनकम है, तो पी एंड एल अकाउंट के ये क्रेडिट में आएगा। लेकिन दोनों केस में आएगा पी एंड एल में, पी एल अप्रोप्रिएशन में ये नहीं आएगा। दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स मतलब पी एंड एल अकाउंट में आते हैं, पी एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं। ठीक है रिमी? एक मिनट। सर कहीं तो था जहाँ पे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में और नेट प्रॉफिट में इसको ऐड किए थे। नेट प्रॉफिट में इसको ऐड किए, देखो क्या होगा कि हाँ, नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया आपने उसको। यस। आप क्वेश्चन नंबर बताओगे जब समझ आएगा। सर वो एक में माइनस किया था नेट कौन सा क्वेश्चन नंबर है, याद है आपको? प्रॉफिट टू कुछ नहीं सर, 2,06,000 करके कुछ उसका नेट प्रॉफिट था, मुझे इतना है। सर वो आफ्टर वाला होगा, हाँ। आफ्टर ये डिक्रीज वाला। क्वेश्चन नंबर 53। 53। लेस इंटरेस्ट, ये क्या है? हाँ, माइनस करा था, 4,61,000 था नेट प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट, है ना। तो ये जो प्रॉफिट दिया है, अभी इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट हुआ नहीं है। इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट आप इसमें करो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लिखना है। लोन किसने किसने किसको दिया हुआ है, देखिए। ऑन 1 October एक्स गेव 50,000 लोन टू द फर्म एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। बाकी सारे अप्रोप्रिएशन के, ये लोन एक्स ने लोन दिया फर्म को 1 October को, तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म के लिए खर्चा है। तो आप जो 461 है इसमें से इस लोन का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आप डालेंगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट के हिसाब से नॉर्मल क्वेश्चन। आप देख लीजिएगा रिमी, आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53। 53 तो खोल रखा है मैंने, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। देख लेते हैं, इसमें कोई नोट डाल रखा है मैंने। ऐसा कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। 4,61,000 आपका
प्रॉफिट था उस पर 50,000 पे इंटरेस्ट गिन के माइनस करके यहाँ पर आपने ले लिया। यही हम करते हैं। इसमें जो कन्फ्यूज़न आपको रह रहे में वो पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं है, मे बी कोई और क्वेश्चन नंबर होगा। और कोई क्वेश्चन में डाउट रेमी? दक्ष, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, मुझे नहीं है। फिर इसमें भी लेस इंटरेस्ट पर लोन है, हाँ, ये क्या है मेरे को तो समझ नहीं आ। सर ये क्या लेस कर रहे हैं? हाँ, अच्छा नेट प्रॉफिट से। सर समझ गए, मेरे को नहीं। देखिए आपके पास में आपके ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर ये एक तो प्रेजेंटेशन ये जिससे हमने पढ़ाई करी है, चैप्टर किया, ये प्रेजेंटेशन आपके पास होगा। इसके अलावा एक और प्रेजेंटेशन उसमें होगा, इस जो कॉल्ड कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप कुछ भी इसमें अलग नहीं है। जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, किसी टीचर से बात करते हैं, बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर मतलब व्हाट आर कंसेप्ट्स, तो वो कंसेप्ट सारे इस चैप्टर के हमने इस एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर राइट डाउन किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ देखते हैं, प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या क्या प्रोविजंस होते हैं? प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लोन फ्रॉम फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है लोन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लोन फ्रॉम पार्टनर टू फर्म उस पर 6% इंटरेस्ट होगा, नो न्यू पार्टनर विदाउट कंकरेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर जब तक एग्री नहीं करते तो नया पार्टनर नहीं आएगा, नो सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, सैलरी कमीशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। ये सारे प्रोविजंस आपको याद हैं, जस्ट सिर्फ इन कंसेप्ट्स को एक जगह इकट्ठा किया गया फॉर क्विक रिवीजन के लिए यहाँ इकट्ठा किया गया। फिर ये कंसेप्ट है, इफ़ पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट देन इट्स प्रोविजंस विल प्रिवेल। आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से लोन पे इंटरेस्ट 12% होना चाहिए। अब आपको क्या प्रैक्टिस करी हुई है 6%, तो आप उस 12% पे ध्यान ही नहीं दोगे, आप 6% से लोन पे इंटरेस्ट लगा दोगे और वो आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमेशा क्या देखना है, अगर पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि भाई पार्टनरशिप डीड ये कहती है, तो हमें उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये वाले प्रोविजंस तो हमें तब यूज़ करना है जब डीड ना हो। तो ये हमें यहाँ पर ये हमारा एक कंसेप्ट बन गया। इसी तरह से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्या कंसेप्ट्स हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, सारे चार्जेस के बाद वाला नेट प्रॉफिट, बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, लेकिन किसी भी अप्रोप्रिएशन से पहले वाला नेट प्रॉफिट हमें लेना है। PL अप्रोप्रिएशन बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। सारे चार्जेस माइनस हो जाने चाहिए, सारे अप्रोप्रिएशंस में से कुछ भी माइनस हुआ नहीं होना चाहिए, वो वाला प्रॉफिट हमको लेना है। अगर टोटल अप्रोप्रिएशंस नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स से ज़्यादा है, तो यहाँ हमने स्पेसिफिक लिखा है नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स। बुक में जब लिखा गया वहाँ नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, बट नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स ही होता है। तो देन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस, तो अप्रोप्रिएशंस के प्रॉफिट रेशियो में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स लॉस है, नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स लॉस है अगर, तो कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होगा और लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कंसेप्ट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेटेड ओनली फॉर द पीरियड अमाउंट इज़ यूज्ड इन बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन लोन उतने ही टाइम के लिए यूज़ होगा जितने टाइम वो पैसा बिजनेस में यूज़ हुआ है। जैसे अभी हम क्वेश्चन 53 देख रहे थे, 1 अक्टूबर को लोन दिया गया है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट जब भी होता है, चाहे कैपिटल पे हो चाहे लोन पे हो, जितने टाइम पैसा यूज़ हुआ उतने ही टाइम का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सब कंसेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह से इसमें कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं। तो एक ही जगह पे आपको क्विकली रिवीजन के लिए ये कंसेप्ट्स मिल जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज़ कॉल्ड गुडविल। गुडविल चैप्टर पे अब हम आ जाते हैं। गुडविल क्या होता है? कुछ बोला रेमी आपने? यस सर, आज से आपने बोला था कि
हम लोग तो परसों से स्टार्ट हाँ, पर मैं इसका कोई होमवर्क आपको नहीं दूंगा आज। सिर्फ हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ गुडविल का मतलब जानेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। आज कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ गुडविल का मतलब जानिए कि गुडविल होता क्या है। अच्छा जी, अगर चलिए अब ये कौन बताएगा, श्रेया बताएगी। अगर श्रेया को टीम बनानी है अपनी कोई अच्छे बढ़िया कलाकारों की, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 जनों की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे, आप किसको अपनी टीम में लोगे? सर ये कौन है? श्रेया पहचानती नहीं है आप इनको दोनों को? नहीं, ये वाला कौन है? सेकंड वाला, ग्रीन वाला, वाइट वाला। नहीं तो वो मुझे नहीं पता, जिसको आप पहचानते हैं उसको बता दीजिए फिर आप। श्रेया बताओ। सर किसी को नहीं। हाँ जी, श्रेया। सर किसी को नहीं। किसी को भी नहीं लोगे? अरे एक जने को तो चूज करना ही पड़ेगा। अच्छा दक्ष सर बता। कोई दक्ष राइट हैंड साइड पे जो 2 जने प्लेयर्स हैं, आप क्रिकेट खेलते हो दक्ष? यस सर। क्रिकेट खेलते हो सर आप? रणवीर कपूर। रिमी रणबीर कपूर को लेंगे, ठीक है। दक्ष इधर से किसको आप लेंगे टीम में? सर कोहली। विराट कोहली को लेंगे, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 इयर्स का बच्चा भी बता देगा। इधर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कंपनीज, पिज़्ज़ा की कंपनीज की फ़ोटो दिए हुए हैं। डोमिनोज। डोमिनोज एक सर, मिस्टर बीन्स डोमिनोज। पिज़्ज़ा है, ठीक है ना। तो आप डोमिनोज की तरफ आप जाओगे। मिस्टर बीन्स पिज़्ज़ा भी एक कंपनी है, फेमस है वो भी, बट डोमिनोज जितनी फेमस नहीं है। हाँ। राइट हैंड Okay, साइड good. राइट हैंड साइड पे कोल्ड ड्रिंक्स है, पेप्सी है, और एक कंपनी का ना जयंती जलजीरा, जयंती नाम से कंपनी, और एक पेप्सी है। तो आप पेप्सी की तरफ जाओगे। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि सर पेप्सी? गुडविल अच्छा है। हाँ जी, सर हम ब्रांड्स आप क्योंकि इसका ब्रांड गुडविल की अच्छा है, गुडविल अच्छा है। रेपुटेशन अच्छा है। तो अब आपने बोला कि इस कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, इस कंपनी का गुडविल अच्छा है, या ये बिजनेस की बात है? अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो रणबीर कपूर एज अ कलाकार ज़्यादा फेमस है, दूसरा जना इसको हम पहचानते भी नहीं है। यहाँ पर विराट कोहली एज अ क्रिकेटर ज़्यादा फेमस है। तो ये गुडविल आपने बोला कि ये अच्छी गुडविल है, इसलिए आप इन कंपनीज़ की तरफ जा रहे हो। तो डोमिनोज की गुडविल मिस्टर बीन्स पिज़्ज़ा से ज़्यादा बेटर है। तो अब आप इसमें सोचकर बताएंगे कि गुडविल होता क्या है। देन आपको एग्जाम्पल मिल गए। नाउ व्हाट इज़ गुडविल? व्हाट इज़ गुडविल? थोड़ा सा हम इसको ब्रेक कर देते हैं। गुड और विल आपकी एक इच्छा होती है, आपकी एक राय होती है, वो अच्छी है किसी के प्रति, वो आपकी राय है अच्छी किसी के प्रति, दैट इज़ गुडविल। तो बिजनेस सेंस में गुडविल से क्या फ़ायदा हो रहा है? एक इंटेंजिबल एसेट है। टेक्निकल बात है, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है। और क्या हुआ? व्हाट इज़ गुडविल? रेप्यूटेशन। इट इज़ रेपुटेशन। और क्या है? और गुडविल और कुछ नहीं है, यही तो है। सर मार्केट में इमेज। अट्रैक्टिव फोर्स। 1 मिनट। हाँ, क्या बोला? अट्रैक्टिव। फोर्स। अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्या वर्ड बोला? फोर्स 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 FORC। अट्रैक्टिव फोर्स। ओके ठीक है। दक्ष आपने क्या बोला? मार्केट में इमेज भी रेपुटेशन। मार्केट रेपुटेशन। तो वही Okay. हो गया ना। ठीक है ना। और एग्जांपल्स गुडविल के बताइए। जैसे ये तो मैंने 2-4 एग्जांपल बताए, और आपने अपने आसपास देखा होगा, बताइए कुछ गुडविल के एग्जांपल्स आपके आसपास, जहाँ आप रहते हो, आपके घर के आसपास, या आपकी सिटी का एग्जांपल देना है किसी का। सर हम स्टारबक्स की कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, Then the स्टारबक्स कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और कुछ? भले ही उस कॉफ़ी का टेस्ट बहुत ही मतलब अच्छा हो या ना हो, लेकिन सब ब्रांड पे जाते हैं। हाँ ओके, इस बात को हम लिखते हैं यहाँ पे कि whether the taste is better than
अ लोकल शॉप और नॉट। हो सकता है कि आपके पास में, आपके बिल्कुल बगल में एक ठेले पर कॉफ़ी बनाता हो कोई, वो मुड्डी पे बैठा कर आपको चाय कॉफ़ी पिलाता है, उसकी कॉफ़ी का टेस्ट कहीं ज़्यादा बेटर हो सकता है स्टारबक्स से बेटर हो, लेकिन फिर भी आप स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहे हो, है ना। ये क्यों- कॉफ़ी की बात क्योंकि नहीं है, हमें इवन करना होता है शो ऑफ। शो ऑफ भी होता है। ओके ठीक है, हम आएंगे उसके ऊपर, शो ऑफ के ऊपर। मे बी ड्यू टू शो ऑफ। एक्चुअली देखो, ये जो हमने कॉफ़ी का एग्जांपल दिया ना, मैकडोनल्ड का बर्गर आप खाते हो जा करके, वो बिल्कुल ऐसा सूखा सूखा सा लगता है। बर्गर है, उसमें टिकिया डाल दी आलू की, उसमें क्या वैल्यू है बताओ। जो पूरी का पूरा देश मैकडोनल्ड के पीछे, सारे बच्चे उसके पीछे भागते हैं मैकडोनल्ड के बर्गर पे। उससे बेटर अगर आप अपने कहीं लोकल किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको बर्गर में कई ज़्यादा चीज़ें डाल के दे देता है। बट मैकडोनल्ड का नाम है, वो बाहर बाहर उनका पुतला बैठा रहता है, तो वो शो ऑफ हो गया एक तरह से। ठीक है, ये ब्रांड बोली। और गुडविल के एग्जांपल, और क्या ब्रांड के अलावा, ब्रांड के अलावा और आपके आसपास के एग्जांपल्स। सर बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सर मेरे घर के बगल में ना हम्म 2 शॉप है, वहाँ पे हाँ देखिए ऐसा एक्चुअली में नहीं हुआ है, हाँ बट मैं एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, हम्म। ठीक है। तो वो बहुत टाइम से अपना शॉप खोल रखा है, तो सब उसके पास ही जाते हैं। बिल्कुल। किस चीज़ की शॉप है? सर एग्जाम्पल है तो आप भी ले लो। नहीं मतलब क्या मिलता है उस शॉप पे? सर ग्रो क्लोथ्स, कपड़ों की शॉप है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक एग्जांपल है, कपड़ों की शॉप है। आपके सिटी में कोई एरिया ऐसा होगा, हाँ। कोई मार्केट ऐसा होगा कि भाई ये वाले सामान तो उस मार्केट में अच्छा मिलता है ना। तो क्लोथ्स आपका लोकल स्टोर कोई फेमस हो सकता है। एक हमने यहाँ पर डाला इसका रीज़न शो ऑफ, इसको अब यहाँ से हटा देता हम इसको, ठीक है ना। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं आपके एरिया में आसपास? यस। गुडविल के कई, जैसे गुडविल, डॉक्टर्स की गुडविल बहुत अच्छी होती है। कोई डॉक्टर है, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठता है, आप उसको जाके दिखाते हो। अगर वो उस हॉस्पिटल को छोड़ के चला जाए कहीं, तो आप वहाँ जाके उसको दिखाओगे, उसके घर पे जाके आप दिखाओगे। तो डॉक्टर्स की गुडविल बहुत होती है कि भाई ये डॉक्टर साहब अच्छी दवाई देते हैं। टीचर्स की गुडविल होती है, आपके सिटी के अंदर टीचर्स सर आपकी टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं गुडविल के, और सोचिए। MI ओप्पो भी। हाँ जी, आईफोन और MI और ओप्पो। आईफोन। ओके, आईफोन देखिए, आईफोन जो है, आईफोन, एप्पल का जो आईफोन है, ये मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से है एप्पल। एप्पल की गुडविल कब बनी? जब एंड्रॉयड नहीं था। पहले क्या था, इसके नोकिया के फ़ोन बहुत चलते थे। नोकिया चलता था सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, वैसे मोबाइल चलता था, उसमें ऐप्स नहीं होती थी। और दूसरा था एप्पल का फ़ोन। कंपेयर, हाँ जी, इस दोनों को कंपेयर थोड़ी ना कर सकते हैं, किन दोनों को? क्योंकि अभी भी MI ओप्पो बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो मैं इवन आईफोन से ओप्पो- ज़्यादा। ओप्पो का तो मैं एग्जांपल ही नहीं, मैं तो नोकिया की बात कर रहा हूँ, हाँ। है ना। एक बार पूरी बात सुनिए, तब एंड्रॉयड नहीं था। नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स थे, एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स थे, एंड्रॉयड नहीं था। तो एप्पल के फ़ोन्स में ऐप्स होती थी, जैसे ऐप्स आप यूज़ करते हो, तो एप्पल के फ़ोन्स में ऐप्स होती थी। तो इसलिए एप्पल की वैल्यू बहुत थी। एप्पल के ऊपर अलग अलग तरह के काम करने के लिए ऐप्स मिल जाती थी आपको, तो एप्पल की बहुत वैल्यू थी, वहाँ से उसकी ब्रांड वैल्यू डेवलप हुई। तो रीजंस फॉर गुडविल में क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजिकल एज, आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कंपटीटर से बेटर है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर नोकिया कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी मोबाइल की, दुनिया की, एप्पल से ही बड़ी कंपनी थी।
इंडिया में तो जिसको देखो सबके पास नोकिया का ही मोबाइल होता था और कोई कंपनी का होता ही नहीं था। और टेक्नोलॉजी बदली और एंड्रॉयड आ गया। टेक्नोलॉजी बदली और एंड्रॉयड आ गया, और ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम उसके सामने स्टैंड नहीं कर पाया, बिकॉज एंड्रॉयड फ़ोन्स सस्ते थे और विद ऐप्स थे। उसमें ऐप्स होती थी खूब सारी, आप जो चाहो वो दुकान पे जाओ, वो आपको बोलेगा कि 1 लाख ऐप्स है, 2.5 लाख ऐप्स है, कितनी भी ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो। तो एंड्रॉयड ने एकदम रेवोल्यूशन लाया। उस रेवोल्यूशन के बाद ही नोकिया ने बोला हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बदलेंगे नहीं, हम तो अभी भी उसी पे पुराने पे चलेंगे। तो ये नोकिया कंपनी ख़त्म हो गई। अदरवाइज़ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं लाया, उसके लिए ये यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो रीजंस फॉर गुडविल में एक शो ऑफ आपने बोला, एक टेक्नोलॉजिकल एज आपका रीज़न हो सकता है गुडविल का। देन और क्या क्या हो सकते हैं? आप किसी दुकान पे Trend. गए, हाँ जी, Trend. चेंज, Trend. TREND. मुझे आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। Sir, trend. TREND. ट्रेंड, ओके, ट्रेंड Yeah. चेंज हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। कि ट्रेंड अगर बदल जाता है तो जो कंपनी ट्रेंड के साथ अपने प्रोडक्ट्स को बदल लेगी उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी रहेगी। ट्रेंड का आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? सर क्लॉथ ही ले लो हम क्लोथ्स लोग। का हम ले सकते हैं। हाँ। जो भी नए ट्रेंड है मार्केट में उसके हिसाब से अगर आपने अपने क्लोथ्स की डिज़ाइन भी चेंज कर ली, जैसे अगर हम पुरानी मूवीज़ देखें तो अमिताभ बच्चन ऐसे पैंट पहनता था, पैंट ऊपर से पतली होती थी और जूतों के वहाँ से चौड़ी होती थी, है ना। वो ट्रेंड उस ज़माने का था। अगर कोई कंपनी उस ज़माने में वैसा बना रही है कपड़े तो उसके लिए उसकी गुडविल अच्छी है। पर फिर ट्रेंड बदला, फिर क्या, पैंट नीचे से छोटी होने लगी, ऊपर से चौड़ी हो जाती थी, तो बैलून बैगी बोलते थे उसको, फिर उसका ट्रेंड आ गया। फिर ट्रेंड चेंज हुआ, ऊपर से भी छोटी नीचे से भी छोटी, तो स्किन टाइट का ट्रेंड आ गया। फिर ट्रेंड चेंज हुआ, ऊपर से भी चौड़ी नीचे से भी चौड़ी, तो पैरेलल पैंट का ट्रेंड आ गया। तो ये ट्रेंड मतलब सिर्फ पैंट की जो चौड़ाई है उसको ऊपर से छोटा कर दिया, वो नीचे से छोटा कर दिया, उसी से आपके ट्रेंड वहाँ पर कपड़ों के बदल जाते हैं। तो ये सब आपके गुडविल के ट्रेंड रीजंस हो सकते हैं। और जैसे मान लिया आप किसी दुकान पे गए, आपने उसको गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए, उसने ईमानदारी से पैसे लौटा दिए, तो आपके मन में उसके लिए गुडविल अच्छी बन जाएगी। या फिर आपने कभी ओला बुक करी, उबर बुक करी, ओला वाले से झगड़ा हो गया किसी दिन, तो आपके मन में उसके लिए गुडविल ख़राब हो जाएगी। ओला कंपनी के ड्राइवर तो सब ऐसे ही होते हैं। 4-6 महीने पहले आपने सुना होगा, जोमेटो का एक डिलीवरी बॉय था, एक लड़की के घर पे वो गया तो उसने लड़की के Yes. नाक पे मुक्का मार दिया था। यस सर। तो उसने मुक्का मार दिया, अब एक्चुअली मारा नहीं मारा वो मालूम नहीं, बट जो रिपोर्टेड हाँ है कि मेरे को सही नहीं लगी, तो वो ज़्यादा ही बोल रही थी। इससे क्या होता है कि गुडविल आपकी कम हो जाती है। जोमेटो कंपनी की गुडविल वहाँ पर हिट करेगी, तो इसीलिए कंपनी ने फिर इमीडिएटली माफ़ी मांगी और उसके खिलाफ एक्शन लिया, क्योंकि वो अपनी गुडविल बचाना चाहते हैं। ये गुडविल सबसे प्राइज्ड चीज़ है, बाकी असेट्स से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, नई मशीन ख़रीद लो, है ना। आपकी बिल्डिंग ख़राब हो गई, उसका रिनोवेशन करा लो, नई बना लो। लेकिन गुडविल अगर आपकी ख़राब हो गई तो देन फिर उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि अब आपके सामने क्वेश्चन है कि इज़ गुडविल एन असेट? क्या गुडविल एक असेट है? भाई जब हमने बोला कि Yes, मशीन sir. ख़राब हो जाती है, मशीन हम बदल सकते हैं, बिल्डिंग बदल सकते हैं, क्या गुडविल भी एक असेट है? यस सर। गुडविल Yes, असेट है, sir. ओके। तो उस अगर आप इसमें येस बोल रहे हो तो पहले आप बताइए व्हाट इज़ एन असेट? असेट होता क्या है? फिर हम देखेंगे कि क्या गुडविल उस डेफिनेशन को फुलफिल करता है। क्या होता है असेट? क्या होता है? सर सर, वैल्यूएबल थिंग। वैल्यूएबल, अवैल्यूएबल, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर नहीं है बट ठीक है, वैल्यूएबल है। और क्या असेट हो की डेफिनेशन हो सकती है? एंड यूजफुल।
व्हाट इज़ एन असेट? इतने सारे असेट्स होते हैं, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बिजनेस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस में जो है, ये क्या कर रही है बिजनेस के अंदर, ये सब असेट्स हम बोलते हैं। असेट साइड में लिखते हैं बैलेंस शीट के, बट इनसे सबसे बिजनेस में क्या हो रहा है? सर जो इनकम के लिए, इनकम कमाने के लिए काम इनकम आती है वो। जनरेशन में काम आ रहे हैं। ओके, गुड डेफिनेशन। सो असेट क्या होता है कि समथिंग विच हेल्प्स इन इनकम जनरेशन, ऐसी चीज़ जिससे इनकम जनरेट हो रही है, इनकम बिजनेस में अर्न हो रही है। और सिंपल हम लिख सकते हैं कि समथिंग थ्रू विच सेल्स आर जनरेटेड, ठीक है ना, जिससे सेल होती है। सेल होएगी तो सेल से आपकी इनकम होएगी, दोनों बातें सिमिलर सी चीज़ है। तो असेट वो होता है जो बिजनेस की मदद करता है सेल्स जनरेशन में, प्रॉफिट जनरेशन में, इनकम जनरेशन में। ये गुडविल हो गया। अच्छा, तो क्या गुडविल की मदद से सेल्स होती है? क्या गुडविल की मदद से सेल्स Yes, होती sir. है? हाँ जी, Yes, sir. Yes. श्रेया आप कुछ बोल रहे थे? यस सर, होती है। होती है, गुडविल की मदद से सेल होती है। तो आप बताइए गुडविल की मदद से कैसे सेल है? भाई मेरे पास शोरूम है, तो शोरूम में लोग आ रहे हैं तो मैं वहाँ सामान बेचता हूँ, तो शोरूम बिल्डिंग ने मेरी मदद करी सेल्स करने में, ठीक है ना। फर्नीचर है, वहाँ पे आके लोग बैठेंगे, तो फर्नीचर ने मेरी सेल्स करने में मदद की। गुडविल ने कैसे करा? सर अगर उसका रेपुटेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियस लोग आएंगे और फिर उससे सेल्स होगी। बिल्कुल। सो गुडविल एक मैग्नेटिक फोर्स है। बाकी एसेट्स तो क्या, बाकी एसेट्स तो जब कस्टमर आ जाएगा उसके बाद आपकी सेल करवा रहे हैं, या कोई फैक्ट्री है तो मशीन से आप सामान बना रहे हो, लेकिन गुडविल है जो कस्टमर को दूर दूर से खींच करके आपके पास में लाते हैं और वो सामान खरीदते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन एक जने ने यहाँ बोली हुई थी कि इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो गुडविल भी हमें मदद करती है सेल्स जनरेशन में, इनकम जनरेशन करने में। असेट है तो इसीलिए गुडविल इज़ ऑल्सो एन असेट। येस, इट इज़ एन असेट। ये एक असेट है बिकॉज बाकी असेट्स की तरह ये भी सेल्स जनरेट करने में मदद करती है, ये भी इनकम जनरेट करने में हमारी मदद करती है, तो इसलिए गुडविल भी एक असेट है। अब गुडविल असेट है, बाकी असेट्स को तो हम छू कर देख सकते हैं, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, सबको हम छू कर देख सकते हैं, लेकिन गुडविल को हम छू के नहीं देख सकते। गुडविल हमें नज़र नहीं आती, वो मन में होती है ना, वो मन में होती है। तो जिसको आप टच करके देख सकते हो वो होता है टेंजेबल। जिसको टच करके देख सकते हो इट इज़ टेंजेबल, जिसे टच नहीं कर सकते दैट इज़ इनटेंजेबल। तो टेंजेबल कैन बी सीन एंड टच्ड, इनटेंजेबल जो होता है वो कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। तो गुडविल भी एक असेट है, लेकिन इट इज़ एन इनटेंजेबल असेट। ये असेट है बट इट इज़ एन इनटेंजेबल असेट, कि इसको हम छू कर नहीं देख सकते। तो असेट है, इनटेंजेबल असेट है। अब नेक्स्ट आ गया कि गुडविल का मतलब हमें समझ आ गया। गुडविल की हमने यहाँ पर लिखी थी बातें। अट्रैक्टिव फोर्स हमने डिस्कस किया, रेपुटेशन डिस्कस किया, इंटेंजिबल एसेट हमने डिस्कस किया। गुडविल का मीनिंग हमें समझ आया, गुडविल एक असेट होती है, ये हमें समझ आया। इंटेंजिबल एसेट होता है, ये हमें यहाँ पर समझ आया। अब एक और बात यहाँ पर आई कि डज सर टाइम भी तो मैटर करता है। टाइम Goodwill कैसे, थोड़ा एलेबरेट करिए, आप क्या बोल रहे हैं? सर टाइम भी ना मैटर करता है गुडविल बनाने के। ओके ओके ओके, तो टाइम भी गुडविल बनाने में मैटर करता है। टाइम ऑल्सो मैटर्स। मतलब क्या हुआ कि भाई कोई एक बहुत पुरानी दुकान है, तो हम सोचते हैं भाई बहुत पुरानी दुकान है, बहुत सालों से चल रही है, तो ये एक अच्छी दुकान होगी, हम यहीं से सामान खरीदेंगे, यही आप बोल रहे हैं? यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो टाइम ऑल्सो मैटर्स, टाइम से भी ओल्ड जो हो जाती है तो गुडविल इससे भी आपकी बनती है। पुराना डॉक्टर है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है,
तो उसकी गुडविल अच्छी होगी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, डज गुडविल, हमने बोला गुडविल से इनकम हो रही है, गुडविल से सेल्स हो रही है, दैट इज़ फाइन। पॉइंट इज डज गुडविल हेल्प्स इन जनरेटिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। मतलब मान लीजिए कि मैं कुछ सामान बेचता हूँ किसी एरिया, मिठाई की मेरी शॉप है, तो एरिया में मिठाई की शॉप बहुत सारी होती है, मेरी शॉप की गुडविल ज़्यादा अच्छी है, मेरी शॉप की गुडविल ज़्यादा अच्छी है, तो क्या इसके कारण मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जनरेट होंगे? एक्स्ट्रा मीन्स कि एक्स्ट्रा का क्या मतलब होता है? देखिए मान लीजिए मुझे एक स्वीट शॉप खोलनी है, एक स्वीट शॉप मुझे ओपन करनी है किसी एरिया में, तो मैं क्या करूँगा, देखूँगा मैं कितने लोग नॉर्मली उस एरिया में मिठाई ख़रीदते हैं, क्या रेट में मिठाई बिकती है, उससे मैं एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लूँगा कि अगर मैंने मिठाई की दुकान खोली तो एवरेज मान लीजिए महीने का 1 लाख रुपए कमाई हो जाएगी, ₹1 लाख पर मंथ कमाई। अगर मैं आज खोलूँगा एक नई मेडिसिन स्वीट शॉप, तो इतने कस्टमर्स वहाँ पर एरिया में कि 1 लाख रुपए महीने की कमाई तो हो जाएगी। ऑन एन एवरेज जो मिठाई की दुकान है वो लोग सब इतना ही यहाँ पर अर्न करते हैं, ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज दिस इज़ द अर्निंग ऑफ स्वीट शॉप। अब कोई होगा, उसका नाम होगा बीकानेर वाला, है ना, हल्दीराम, वो स्वीट शॉप की गुडविल अलग है बिल्कुल। उन्होंने खूब एडवर्टाइजमेंट कर करके लोगों के दिमाग में बिठा दिया बिल्कुल कि हल्दीराम की दुकान की मिठाई ज़्यादा बढ़िया होती। सर हल्दीराम हाँ जी, जो होता है, यस सर, हल्दीराम सच में अच्छा है। सच में अच्छा होता है, मुंह में पानी आ जाता है। हाँ। अच्छा, तो मुंह में पानी आ जाएगा तो फिर लड्डू कैसे डालोगे मुंह में? पानी बाहर निकालना पड़ेगा पहले। ओके ठीक है, तो सर इतना पानी नहीं आता है। इतना पानी नहीं आता कि मिठाई ना खा सकें। यस सर। तो अब क्या होगा कि क्योंकि हल्दीराम की गुडविल ज़्यादा है, इन दुकानों की भी गुडविल होगी, ये भी मिठाई बेच रहे हैं, बिना मिलावट के बेच रहे हैं, बट इन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, रोज़ दिन रात बैठ कर के उसके माइंड में नहीं डाला कि हल्दीराम हल्दीराम हल्दीराम, उनकी गुडविल उससे कम है। तो अगर जो हल्दीराम की शॉप उसी एरिया में खुलेगी, हल्दीराम की शॉप उसी एरिया में खुलेगी, तो वो ₹1.5 लाख पर मंथ अर्न कर लेगी, वो 1.5 लाख अर्न कर लेगी, बिकॉज दे हैव बेटर गुडविल। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो गुडविल है वो सिर्फ इनकम जनरेशन में मदद कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, इट हेल्प्स इन एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन। ये एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन में मदद करता है। एक्स्ट्रा मतलब ऑन एन एवरेज जो कमाता है उससे ज़्यादा अर्निंग यहाँ पर आपकी होगी। जैसे मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट्स है, ऑन एन एवरेज 70% 75% सब बच्चे ले आते हैं, अगर कोई इंटेलिजेंट होगा तो 90% लाएगा, तो उसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी है। या टीचर उसको ज़्यादा पढ़ाएगा तो उसके गुडविल अच्छी है बच्चे की, तो उसके 10-15% का जो डिफरेंस है गुडविल के कारण आ गया। तो वही बिज़नेस के अंदर भी होता है कि अगर बिज़नेस की गुडविल है तो गुडविल आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करके देती है, जो ऑन एन एवरेज बाकी लोग अर्न करते हैं उससे ज़्यादा, तभी तो आपकी गुडविल का मतलब है। अदरवाइज़ तो 10-15-20 दुकानें मिठाई की, सभी मिठाई बेच रहे हैं, किससे लोगों ने ज़्यादा ख़रीदी, ये डिस्टिंक्शन किया जाता है गुडविल के थ्रू कि किस दुकान का नाम ज़्यादा बेटर है। समझ आया श्रेया यहाँ तक? यस सर। रिमी आपको समझ आ रहा है? आप या अभी हल्दीराम से पैसे दिमाग नहीं निकला? सर इतना भी ज़्यादा नहीं इतना आ भी रहा ज़्यादा है। गुडविल नहीं है हल्दीराम की। दक्ष समझ आ रहा है आपको? यस सर। ओके, तो ये गुडविल का जब आप मीनिंग समझ रहे हैं तो ये गुडविल की डेफिनेशन हो गई, समथिंग, ऐसा कुछ है ड्यू टू विच एन एंटरप्राइज अर्न हायर प्रॉफिट्स कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज़्यादा प्रॉफिट ये अर्न करता है ना। जैसे कोई फेमस डॉक्टर आपके यहाँ होता है, उसके यहाँ पूरे दिन लाइन लगी रहती है, और कोई फेमस डॉक्टर नहीं है, वो अकेला बैठा रहता है अपनी टेबल लगा करके,
कभी कभी उसके पास में मरीज जाता है, लेकिन फेमस डॉक्टर के बाहर, घर के बाहर पूरी दिन लाइन ही लगी रहती है वहाँ पे। तो इट इज़ समथिंग ड्यू टू विच एन एंटरप्राइज कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स कंपेयर टू इट्स। इस बात पे ध्यान देना है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट तो हर कोई कमा लेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जो अर्न किए वो गुडविल की मदद से हुए। नॉर्मल प्रॉफिट तो कोई नई दुकान खोलेगी वो भी कमाएगा, बट गुडविल वाला जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाएगा, हायर प्रॉफिट्स कमाएगा। एन एंटरप्राइज कैन ओनली अर्न थ्रू असेट्स। अब अर्निंग की बात हो रही है, प्रॉफिट्स की बात हो रही है, तो एंटरप्राइज असेट्स की मदद से ही अर्निंग करती है। सो दिस समथिंग, इसका मतलब ये जो समथिंग है इट शुड बी एन एसेट, इसको भी एक असेट होना चाहिए। बट वी कैनॉट सी और टच गुडविल, लेकिन हम गुडविल को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सो इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इन सारी बातों को मिला करके गुडविल की डेफिनेशन अगर एग्ज़ाम में लिखने को आए तो ये डेफिनेशन बनेगी, गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट ड्यू टू विच एन एंटरप्राइज कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। ये कंपिटिटर से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होएगा, ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इंटेंजिबल एसेट है ड्यू टू विच एन एंटरप्राइज कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स कंपेयर टू इट्स कंपिटिटर्स। ये गुडविल की आपकी डेफिनेशन यहाँ पर हुई। गुडविल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इस डेफिनेशन से निकल के आ रहे हैं? इंटेंजिबल एसेट है, हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। अब इसकी बात करते हैं, इट इज़ अ सब्जेक्टिव असेसमेंट। ये सब्जेक्टिव असेसमेंट क्या होता है? गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या यहाँ लिख लेते हैं। इंटेंजिबल एसेट हो गया, हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स हो गया, इट इज़, ये बहुत समझना ज़रूरी है क्योंकि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस बात का मर्म आपको समझ में आना चाहिए। इट इज़ क्या लिखा है? इट इज़ अ सब्जेक्टिव असेसमेंट। अब बताइए सब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्टिव? आप एग्जाम देते हो स्कूल में? यस, मतलब कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए नहीं। हाँ, सो दक्ष ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, कुछ लोगों के लिए अच्छा, कुछ लोगों के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप जब एग्ज़ाम देते हो स्कूल में जा कर के, मम्मी पूछती है घर पे आके भाई एग्ज़ाम कैसा, आप बोलते हो बहुत अच्छा हुआ, है ना? तो रिज़ल्ट आता है तब तक तो हर बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा ही होता है, पर जब रिज़ल्ट आता है तो नंबर कम आते हैं। फिर मम्मी पूछती है नंबर कम क्यों है, आप बोलते मैंने तो सही लिखा, टीचर को नहीं समझ आया तो मैं क्या करूँ, है ना? तो टीचर को समझ नहीं आया मीन्स व्हाट? आप बोल रहे हो मैंने सही लिखा, टीचर को समझ नहीं आया। तो ये जो एक कॉमन बहाना है जो सदियों से बच्चे बनाते आए हैं मम्मी पापा के सामने, इसके अंदर एक बहुत की चीज़ लिखी है। जैसे दक्ष ने बोला कि कुछ लोगों के लिए अच्छा, कुछ लोगों के लिए ख़राब है। तो एक आंसर जब मैं लिखूँगा, है ना, एक मान लीजिए कोई आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आपने एक आंसर लिखा, तो उस आंसर को एक टीचर ने चेक किया, 5 में से 4 नंबर दे रहा है। दूसरे टीचर ने उसी आंसर को चेक किया, वो 5 में से 5 दे रहा है। तीसरे टीचर ने उसी आंसर को चेक किया, 5 में से 3 मार्क्स दे रहा है। तो आंसर वही है, एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा, लेकिन कोई टीचर 5 में से 4 दे रहा है, कोई 5 में से 3 दे रहा है, कोई 5 में से 5 दे रहा है। जो तो 3 दे रहा है ना वो ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट, वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, हो सकता है ओवर स्मार्ट हो। तो ये जो क्या, एक ही चीज़ को देख करके राय बदल जाना, इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव, है ना? एक ही चीज़ को देख करके वो राय बदल जाना इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है आपका, ऑब्जेक्टिव में 4 में से 1 आंसर सही है, वही सही है, किसी भी टीचर से चेक करा लो, है ना? सबको उसी को सही लिखना पड़ेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया। वहाँ राय की बात नहीं है कि मेरी ओपिनियन ये है, ओपिनियन डज नॉट मैटर, ओपिनियन डज नॉट मैटर, तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है ना? ओपिनियन का गुंजाइश नहीं है उसके अंदर, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। 4 में से 1 टिक मारना है सही वाला। बट सब्जेक्टिव में ओपिनियन डज मैटर, ओपिनियन का फ़र्क यहाँ पर बहुत पड़ता है। तो दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव, कि चीज़ बदल जाए, आदमी बदला, मार्क्स बदल गए। तो इसी तरह से गुडविल भी क्या है, भाई मशीन खरीदनी है, मान लीजिए मुझे मिठाई बनाने की कोई मशीन खरीदनी है, बाज़ार में जाऊँगा, भाई 5 लाख रुपए की आती है, 6 लाख रुपए की आती है, जितने की आती है उतने की आती है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये मशीन देख करके नहीं ये तो
2 लाख रुपए कम किए, इस तरह से नहीं है। वो जो जितने की आती है उतने की आती है। लेकिन गुडविल जो असेट है, गुडविल जो असेट है वो एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है। अलग अलग लोग उसकी वैल्यू अलग अलग करेंगे। जैसे आप खुद ही लगा सकते हैं, आप आपके एरिया में ही, जैसे हमने डोमिनोज़ का हमने एग्जांपल लिया, आपसे पूछा जाए डोमिनोज़ की गुडविल की कितनी वैल्यू होगी, डोमिनोज़ की गुडविल की कितनी वैल्यू होगी? रिमी बोलेगी 1 करोड़ होगी, श्रेया बोलेगी नहीं नहीं 10 करोड़ होगी, दक्ष बोलेगा नहीं डोमिनोज़ तो पूरी दुनिया में चलती है, 100 करोड़ रुपए की गुडविल होगी। तो सब्जेक्टिव है। जब अभी हम गुडविल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें गुडविल की वैल्यू निकालने के मेथड हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि गुडविल की वैल्यू पता कैसे पड़ती है। भाई गुडविल ऐसी चीज़ नहीं है कि दुकान खुली हुई है कहीं पे जाके ख़रीद लिया, है ना, पैसे दिए पूछा क्या रेट है, ऐसा नहीं है गुडविल का। गुडविल तो आप अच्छा काम करते रहो तो अपने आप बन जाती है, तो उसकी वैल्यू किसी को मालूम नहीं है। समझ आया श्रेया आपको बात? यस है सर। ना। तो गुडविल कहीं बाजार में बिक नहीं रही है, वो तो निरंतर मेहनत करते रहो, धीरे धीरे कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप करते रहो तो आपकी गुडविल बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन वैल्यू कितनी है उसकी वो किसी को मालूम नहीं है। तो वो वैल्यू कैसे मालूम? भाई असेट अगर है तो बैलेंस शीट में तो लिखना पड़ेगा, असेट है तो बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लिखना है तो नंबर चाहिए कुछ, उसका वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू कैसे निकाली जाए उसके मेथड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कई सारे मेथड होंगे, 5-6 मेथड हम। यस दक्ष? कुछ नहीं सर। अच्छा ठीक है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, तो हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। 5-6 मेथड्स हैं, 5 to 6 मेथड्स हैं। अब हर मेथड से जब आप निकालोगे तो गुडविल की वैल्यू अलग अलग आएगी। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा उसमें कुछ वैल्यू आएगी, सुपर प्रॉफिट मेथड होगा उसमें कुछ, वही गुडविल है, वही बिजनेस है, एक ही बिजनेस है, गुडविल की वैल्यू मेथड बदला, गुडविल की वैल्यू बदल गई। तो इट इज़ अ सब्जेक्टिव असेसमेंट, मतलब इसकी वैल्यू मेथड बदलने के साथ बदल जाती है। रिमी समझ आया? यस सर। तो ये सब्जेक्टिव असेसमेंट का ये मीनिंग है कि अलग अलग मेथड से सेम बिजनेस वही है और गुडविल की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स एंड सस्टेन कस्टमर्स, ये हमने बात कर ली, अट्रैक्टिव फोर्स है ये। इट इज़ रियलाइजेबल वैल्यू ओनली वन बिजनेस इज सोल्ड। अब ये देखिए, ये एक और पॉइंट आ गया यहाँ पे, इसका मीनिंग भी समझना ज़रूरी है। इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू ओनली व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड। मैंने एक अपनी स्वीट शॉप स्टार्ट करी, मैंने अपनी एक स्वीट शॉप स्टार्ट करी, मान लीजिए मैंने 2010 में स्टार्ट करी, स्टार्टेड स्वीट शॉप, ठीक है ना। मैंने धीरे धीरे सेल्स करना शुरू किया, कस्टमर्स आने लगे, उनको मेरी शॉप की मिठाई अच्छी लगने लगी, गिफ्ट पैक्स मैंने स्टार्ट कर दिए, होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी, 2 घंटे में डिलीवरी स्टार्ट कर दी, है ना। कई तरह की नेशनल इंटरनेशनल दूसरे देशों में जो मिठाइयाँ बनती है वैसी मैंने बनाना शुरू कर दिया। करते करते मेरी गुडविल बहुत अच्छी हो गई, 2020 आ गया, 10 ईयर 10 साल मेरी शॉप यहाँ पर चल चुकी है। गुडविल मेरी बन गई, गुडविल बन गई, लोग आने लग गए। क्या मुझे गुडविल वैल्यूएशन करने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू वैल्यू गुडविल? जो 10 साल मैंने बिजनेस चलाया अपना, क्या मुझे गुडविल वैल्यूएशन की ज़रूरत है? नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। गुडविल का वैल्यूएशन करके मुझे क्या करना है? बस गुडविल है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, कस्टमर आ रहे हैं, सामान बिक रहा है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गुडविल का वैल्यूएशन करने की। गुडविल का वैल्यूएशन कब करना पड़ता है? जब व्हेन आई हैव टू सेल माय बिजनेस,
जब मुझे अपना बिजनेस बेचना है तब मुझे गुडविल की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ बिजनेस चल रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, गुडविल बनती जा रही है, मुझे ज़रूरत नहीं है वैल्यू निकालने की। बेचते टाइम क्यों चाहिए गुडविल की वैल्यू, बताइए। क्योंकि फिर उसको बेचना होगा ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल। तो मेरी शॉप है, स्वीट शॉप है, शहर का जो सबसे बिज़ी एरिया है आपका, वहाँ पर मेरी शॉप है ना, सबसे बिज़ी है, बहुत लोग आते हैं, हज़ारों लोग उस एरिया में रोज़ आते हैं, नाम हो गया मेरी शॉप का। जब मैं बेचूंगा उसको, है ना, दो बिज़नेस थे, एक मेरा बिज़नेस था, एक दूसरे जने का था। एक तो अंदर फर्नीचर वगैरह होगा, बिल्डिंग है शॉप की, कोई डिलीवरी व्हीकल्स वगैरह होंगे, ये सब सामान जो भी इनकी वैल्यू इसके हिसाब से बिक जाएगा। मान लीजिए सारे एसेट्स की मिला के वैल्यू है 1 करोड़। इसमें क्या क्या एसेट्स आ गए, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, ठीक है ना, मेनली यही सब आपका स्वीट शॉप में होता है। क्या मैं अपनी शॉप 1 करोड़ रुपए में बेच दूंगा? भाई 1 करोड़ रुपए में तो कोई और मिठाई की दुकान है वो भी बिक जाएगी 1 करोड़ में। तो मैं जब अपना बिजनेस बेचूंगा तो मैं बोलूँगा भाई मेरे बिजनेस की गुडविल भी तो है हाँ, ना, तो गुडविल भी है, मैं बोलूँगा कि मेरी गुडविल की भी तो है, वो भी कोई खरीदेगा जाना, उसको गुडविल के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो इस टाइम पे अब गुडविल की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ पर फिर हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो गुडविल जो है इसको हमने क्या लिखा, इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू। गुडविल की वैल्यू तो है, लेकिन उसको बेचकर मेरे पास पैसा आ जाए, गुडविल को बेचकर मेरे पास पैसा आ जाए, ऐसा तभी होता है जब बिजनेस को सेल किया जाता है, व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। समझ आया रेमी? यस सर। दक्ष समझ आया आपको? यस सर। तो गुडविल जो है इसका वैल्यूएशन सिर्फ तभी किया जाता है जब बिज़नेस को बेचा जाता है। बिज़नेस बेचते टाइम ही ऐसा हो सकता है कि मैं गुडविल बेच दूं और पैसा मुझे मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा बिज़नेस चल रहा है, चलते बिज़नेस में मैं गुडविल बेच दूं? क्या? मेरा बिज़नेस चल रहा है, चलते बिज़नेस के अंदर मैं अपनी गुडविल सेल कर दूं, क्या ऐसा हो सकता है? नो सर। क्यों नहीं हो सकता? पहले आपको वाइंड अप करना बिजनेस। नहीं, वाइंड अप के टाइम तो हो गया, क्या चलते बिज़नेस में गुडविल बेची जा सकती है? आपने No, बोला नहीं, क्यों नहीं? इवैल्यूएशन करने के लिए। बिकॉज इट इज़, जो है गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, वो कोई अलग से एसेट पड़ा हुआ नहीं है कि उसको उठाया और बेच दिया। ये तो बिज़नेस के अंदर रच बस गई है, अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो बिज़नेस के साथ ही, बिज़नेस के अंदर ही है ये। तो जब बिज़नेस बिकेगा तो उसके साथ साथ गुडविल बिकेगी, बीच के अंदर आप गुडविल को सेल नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है इसका, इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बेच कर पैसा मिल जाना। तो रियलाइजेबल वैल्यू इसमें तभी होती है जब बिज़नेस को ही आप बेचोगे तब, अदरवाइज़ इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। ये गुडविल के फीचर्स हो गए। इंटेंजिबल एसेट है, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, सब्जेक्टिव असेसमेंट है, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसकी रियलाइजेबल वैल्यू सिर्फ तभी है जब बिज़नेस को आपने सेल कर दिया। ये गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ गुडविल क्या होती है इसी पे डिस्कशन किया अभी तक। मीनिंग ऑफ गुडविल, कम्स इन एग्जिस्टेंस ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। 3-4 पॉइंट आप यहाँ पर लिखे गए थे, कहाँ गया शो ऑफ वाला, ये रहा। शो ऑफ, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड, टाइम ऑल्सो मैटर्स। मोनोपोली राइट्स, मोनोपोली राइट्स क्या होता है बताइए? व्हाट इज़ मोनोपोली? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11th में। सर मोनोपोली मतलब जब एक का ही राज हो, जैसे इंडिया में इंडियन रेलवेज का मोनोपोली। वेरी गुड। तो मोनोपोली राइट्स मतलब कि एक ही सेलर है, ओनली वन सेलर,
ठीक है ना, एक ही सेलर है, जैसे उसने एग्जांपल दिया रेलवेज, ठीक है ना। मोनोपोली मतलब कि थ्योरेटिकली ऐसा होता है कि भाई एक ही जना है, रेलवेज है, बट प्रैक्टिकली अगर दो तीन भी है तो एक तरह से हम बोलते हैं मोनोपोली ही हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, मोबाइल में कौन कौन सी कंपनी चलती है इंडिया में? MI, ओप्पो। नहीं, मोबाइल नेटवर्क में अच्छा, बोलिए। सर 4G। जियो और एयरटेल। जियो और एयरटेल, और एक वोडाफोन भी है। वो वोडाफोन तो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही, कितने दिन चलेगी नोबडी नोज, बंद होने के कगार पे है वोडाफोन। हाँ, क्या वोडाफोन कनेक्शन है क्या रिम्मी के पास? नो सर, मेरे पास जियो है। जियो है, ठीक है। तो मोबाइल नेटवर्क का जो पर मार्केट है वो भी एक तरह से नियर मोनोपोली है। तो रेलवेज एक परफेक्ट एग्जांपल है, पटरी पर ट्रेन चलती है, सिर्फ रेलवेज चलाता है, दैट इज़ अ मोनोपोली। कोई कंपटीशन नहीं है, जिसको भी सामान खरीद, जिसको भी जाना है एक शहर से दूसरे शहर, उसको उसी रेलवेज में बैठ के जाना पड़ेगा, तो रेलवेज की गुडविल बहुत अच्छी हो जाएगी। झक मार के उसी के पास जाना पड़ेगा, वो चाहे आपको सर्विस अच्छी दे चाहे ना दे। तो ये मोनोपोली राइट से भी गुडविल बनती है, मोनोपोली राइट से भी गुडविल आपकी जनरेट होती है। लोकेशनल एडवांटेज, जैसे हमने बात करी, शहर के सबसे बिजी इलाके में आपकी शॉप है तो आपको लोकेशन का एडवांटेज, आपकी गुडविल अच्छी हो जाएगी। मैनेजरियल स्किल, मैनेजरियल स्किल मीन्स आपके पास में जो आपकी शॉप पे काम कर रहे हैं वो अच्छे ट्रेंड लोग हैं, ट्रेंड मैनेजर्स हैं, तो वो बिज़नेस को अच्छे से संभालेंगे, आपके गुडविल, आपके कस्टमर आपसे हैप्पी रहेंगे। इंस्टेड ऑफ कि कोई जाके मुक्का मार दे किसी के, तो मैनेजरियल स्किल का यहाँ बड़ा रोल है। तो हमेशा कोई भी अच्छा बिज़नेस चलाना है तो अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर ट्रेन करते रहना होगा, तो उससे गुडविल जनरेशन होती है। रेपुटेशन की हमने बात करी, मार्केट रेपुटेशन, ये सब थ्योरेटिकल है, गुडविल आपके दिमाग में बैठ जाए। मार्केट रेपुटेशन है, ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम होता है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी गुड। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मान लीजिए कि आपकी स्कूल ने बोला कि सब बच्चों को यूनिफॉर्म खरीदनी है, एक पर्टिकुलर दुकान से ही खरीदनी है और कहीं से स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं खरीदोगे, तो आपके स्कूल ने सारा यूनिफॉर्म का ठेका जो है कॉन्ट्रैक्ट है किसी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वाले को दे दिया, तो अब उसकी गुडविल अच्छी हो गई, सब जाके उसी से खरीदेंगे, तो ये फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। स्कूल यूनिफॉर्म फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेंडर, तो ये गुडविल किस फैक्टर से आती है, इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है गुडविल में से, और थ्योरी का क्वेश्चन अगर से आएगा तो ये इन्हीं सब टॉपिक में से आएगा। तो ये इसमें से हर एक में से 3-3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। थ्योरी का क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल बनता ही बनता है। आज की क्लास हम यहाँ क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम गुडविल को परसों करेंगे, कल हमारा सब्जेक्टिव वाला टेस्ट होगा। सब्जेक्टिव वाला मतलब गुडविल टाइप का टेस्ट होगा, गुडविल भी सब्जेक्टिव होती है, तो हमारा टेस्ट भी कल सब्जेक्टिव होगा। तो कल जो आप लिखोगे तो उसमें मेरी इच्छा होगी उतने नंबर मिलेंगे, 5 में से 3 भी मिल सकते हैं, 5 में से 5 भी मिल सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपके सबके लॉगिन में आ गया होगा, तो आप उसको जब भी टाइम मिलेगा उस टाइम आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं।